फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बार नई एक अपडेट सूचना दे देना चाहती हूँ कि जो हाल ही में डॉक्टरों का कहना है कोविड-19 को लेके कि जो ये तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देश भर में लॉकडाउन हो रहा है और विभिन्न जो प्रकार के लोग हैं, जैसे कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं और कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर मई का जो मंथ अभी चल रहा है, अपना मई का मंथ जो चल रहा है, उसमें अगर अपन ने सेफ्टी रख ली अपनी खुद की, तो कोविड पे अपन विजय पा सकते हैं। अदरवाइज कोविड का जो आंकड़ा है वो पर डे 5 लाख क्रॉस कर जाएगा, यानी संक्रमित होने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो कितना 5 लाख क्रॉस कर सकता है, जो हाल ही में डॉक्टरों का मानना है। सो फ्रेंड्स, कोविड-19 को देखते हुए मैंने आपके लिए एक नई और जो ज़रूरी बात ये है कि जो आज से पहले, यानी इससे पहले जो अपन ने वीडियोस अपलोड की थी वो सिर्फ रिट के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए थी, या फिर जो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जैसे उसके लिए साइको है, ऐसे कुछ मेथड्स थे जो अलग अलग अपन ने अपलोड किए थे। लेकिन आज से एक नया अपना टारगेट रहेगा जिसमें 0 यानी बिल्कुल डी ग्रुप से लेके हाई लेवल की एग्ज़ाम्स, यानी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तक का जो सिलेबस है वो अपन कवर कर सकते हैं। तो इसमें अपन ऑल सब्जेक्ट जो मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें कवर करते चलेंगे। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपना नया टॉपिक है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी पर्यावरणीय भूगोल के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये देख लो, अपनी पृथ्वी है, इस पे विभिन्न देख सकते हैं अपन, जैसे महासागर हैं, महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, है ना। तो ये बहुत सी जगह है। वायु प्रदूषक, एयर पोल्यूशन क्या है, यानी वायु प्रदूषण क्या होता है और ये किन कारणों से होता है, इसके बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा यानी प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो इसमें अपन ने चेक किया है कि मौसम विज्ञान में वायुमंडल में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसों तथा ठोस कणों के प्रवेश को वायुमंडलीय प्रदूषण कहा जाता है। अब मौसम विज्ञान, अपन मौसम की परिभाषा अपन जानते हैं कि जो अल्पकालीन जो वायुमंडलीय जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं मौसम, और जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन होता है वो होता है जलवायु। जैसे अपन देखते हैं मौसम जैसे अपन बोलते हैं कि शीत ऋतु में मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन वो अल्पकालीन होता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने तक ही होता है। ये नहीं है कि साल, 2 साल, 5 साल तक होता है। लेकिन अभी अपन बोलें कि ध्रुवों पर जलवायु क्या है, ठंडी है, तो वहाँ पर जलवायु क्या है, ठंडी, तो वो लंबे टाइम तक, यानी 10, 15, 20, 25 साल जहाँ तक कैपेसिटी होती है वहाँ तक वो वहाँ पे ठंडी होती है। तो दीर्घकालीन को क्या कहते हैं, दीर्घकालीन को क्या कहते हैं, जलवायु, और अल्पकालीन को क्या कहा जाता है, मौसम। मौसम विज्ञान में वायुमंडल में, यानी मौसम विज्ञान जिसमें मौसम की विभिन्न दशाओं का अध्ययन किया जाता है वो होता है मौसम विज्ञान में। वायुमंडल में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस, यानी मानव के स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक ही ऑक्सीजन गैस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारी गैसें हानिकारक होती हैं। तो और ठोस कण के प्रवेश से वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषक, एयर प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब जो वायु को प्रदूषण करने का कार्य करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। इनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, कणकीय और एक रासायनिक, है ना। एक तो जो केमिकल होता है उसकी वजह से, और एक जो पर्टिकुलेट जो मैटर होता है उसकी वजह से जो ये होता है प्रदूषण, वो होता है, यानी एक तो कणों के और एक रासायनिक प्रदूषक होता है। अभी इसमें देखते हैं, अभी चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं क्या है ये। तो जैसे प्राइमरी जो पोल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी तो जैसे
अब देख सकते हैं अपन ज्वालामुखी से, है ना, कूड़े करकट से, भूकंप से, जो प्राकृतिक तौर पे हो सकता है। और सेकेंडरी क्या होता है, जो मानव जनित होता है, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जहाज़ों से निकलने वाला धुआं, ये हो गए सेकेंडरी, इसमें पोल्यूशन होते हैं। अब वायु प्रदूषक, तो इसमें देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषक वायु में प्राकृतिक साधन तथा मानवीय कार्यकलाप, ये यहाँ आएगा क्रियाकलाप आएगा। क्रिया कार्य एक ही बात होता है, क्रियाकलाप द्वारा प्रवेश करते हैं वो होते हैं। अब इसमें हो गया प्राकृतिक प्रदूषक। अब प्राकृतिक जो मैंने अभी आपको बताया था प्राइमरी, है ना, वो हो गए प्राकृतिक। तो ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये ऐसे स्थल है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होगा। अत्यधिक दाब के साथ जो ये ज्वालामुखी बाहर निकलेगा तो इसका जो धुआं है, राख है, ये बहुत ऊपर तक जाएगी और वायुमंडल में फैल जाएगी। उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो वायुमंडल को खराब करती हैं। समुद्री लहरों से उड़ता हुआ समुद्री नमक, समुद्र में अक्सर पता होता है कि जो समुद्री जल होता है वो होता है खारा, और उससे क्या होता है, नमक का निर्माण किया जाता है। तो जो लहरें उड़ती हैं उससे लहरें ऊपर तक ऐसे झोंके खाती हैं, तो हवा के साथ, या फिर अपन देख सकते हैं जैसे ज्वार बाटे आते हैं, उनके द्वारा जो नमक है वो वायुमंडल में कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है ना, तो उससे हो गया। फिर आ रहा है वायु के साथ उठने वाली धूल कण, जैसे अपन देखते हैं, जैसे अभी अधिकतर जो निवासी लोग हैं राजस्थान से, मैं खुद भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको राजस्थान की बता देती हूँ कि राजस्थान में जो गर्मियों के ऋतु में जो लू चलती है, यानी गर्म और जो तेज हवा चलती है, उसको क्या कहा जाता है, लू, है ना। तो लू के साथ क्या है, बहुत से जैसे राजस्थान में बरखान, टीले, ऐसे कुछ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं बालू की, तो उनसे जो हवा के साथ धूलिकण निकलते हैं, हवा के साथ जो धूलकण मिलकर वायुमंडल में विचरण करने लगते हैं ना, वो उसको वायुमंडल को खराब करते हैं। वनों तथा जंगली घास में लगने वाली आग से उठने वाला धुआं, धुएं से पता है, धुएं और जो धुआं है और कणों के संवेग से, यानी एक तो धुएं के कण चले गए, फिर मिट्टी के कण चले गए, उनसे जो ये जलवाष्प है वो घुलती है और कोहरा सा बन जाता है, जिससे वायुमंडल को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बैक्टीरिया तथा वायरस, नॉर्मली पता है बैक्टीरिया और वायरस अक्सर बहुत सी चीज़ों को खराब कर देते हैं। फिर दूसरा है मानवीय क्रियाकलापों से पैदा होने वाले, पहले हो गए प्राकृतिक, जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो प्रकृति द्वारा घटित होते हैं। दूसरे हो गए जो मानवीय, जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को जलाना, ठीक है, उससे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रक्रियाएं, परमाणु विस्फोट, नॉर्मली पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। खनिज अयस्कों को गलाना तथा साफ करना, गलाएंगे, साफ करेंगे तो धुआं भी निकलेगा, कुछ खराब पदार्थ भी उसमें से निकलेगा। परमाणु विस्फोट में भी बहुत सी गैसें निकलती हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं में भी गैसें निकलती हैं। खनन कार्य, खनन में भी धूल कण ये वहाँ से हटते हैं और जमीन को भी नुकसान होता है। कृषि से रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग, ये भी पर्यावरण को खराब करता है। अब आ रहा है वायुमंडल में, वायुमंडल के अवनयन तथा प्रदूषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का विवरण इस प्रकार है। यानी वायुमंडल का जो धीरे धीरे वायुमंडल में गिरावट आ रही है या जिसमें प्रदूषण हो रहा है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वो आपके सामने उपस्थित हो रही हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है। पहली आ रही है वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन। वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा कुछ हानिकारक गैस वायुमंडल में प्रवेश करके उसकी रासायनिक संरचना को हानि पहुंचाते हैं। अभी अपन इसको देख सकते हैं, वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन कैसे हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जिसमें गैसों के साथ एक बहुत ऐसा खतरनाक धुआं निकलता है कि जो अपने आसपास का एरिया है उसमें अपन सांस ठीक से नहीं ले सकते, वहाँ के रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं, है ना।
तो प्रवेश करके रासायनिक संरचना को हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे लगातार अगर अपन किसी चीज़ को जलाते हैं तो उस एरिया में अगर पेड़ पौधे कम है, जाहिर सी बात है ये कोई स्थान है, यहाँ पर इतने क्षेत्र में अगर उद्योगों का निर्माण हो रहा है, मुश्किल से यहाँ 5, 7, 10, 15 पेड़ होंगे, ठीक है। यहाँ है नगरीकरण हो रहा है, यहाँ भी पेड़ों की संख्या बिल्कुल कम है, और हो तो भी इतनी O2 नहीं कर पाती जितनी ये उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं करता है। तो वो धुआं रहेगा तो वहाँ CO2 की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और O2 की मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और वहाँ के जो वायुमंडल संगठन है वो बिगड़ जाएगा, है ना। फिर है नगरीकरण तथा पर्यावरण अवनयन। अब ये क्या है, नगरों की संख्या तथा उनके आकार में विस्फोट वृद्धि के कारण भवनों, सड़कों, गलियों, वाहनों, मल जल, कूड़ा करकट, हानिकारक गैस आदि में वृद्धि होती है, जिससे वायु, जल, भूमि तीनों का प्रदूषण होता है। अभी अपन देखते हैं नगरों के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है ना। सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, और ये कौन से क्षेत्र में बन रहे हैं, जहाँ पे जंगल है वहाँ काटकर नगरीकरण हो रहा है ना। और जो कृषि की जाती थी उस क्षेत्र में भी ज़्यादातर नगरीकरण किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, वायुमंडल को ऑटोमेटिकली नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ों का कटाव हो रहा है, भूमि का अवनयन हो रहा है ना, जल का जो निष्कासन की जो सही दिशा है वो नहीं हो पा रही, तो उससे बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट अपना आ रहा है, देखते हैं नगरीकरण तथा वायु प्रदूषण। अब इसके बारे में देखते हैं। नगरों में बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं, सबको पता है वाहन चलते हैं, तथा कई नगरों में उद्योगों भी स्थापित किए जाते हैं। ऐसा कोई नगर शायद ही होगा जिसमें फैक्ट्रीज नहीं होंगी। आजकल सब जो नगर हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर फैक्ट्रीज नॉर्मल सी बात है। इनसे अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, सभी लोग जानते हैं। रासायनिक पदार्थ निकलते हैं ना, जिनको अपन अक्सर क्या नदियों में बहा देते हैं, धुआं निकलता है जो वायु को खराब करता है ना। और ऐसे कुछ पदार्थ अपन मिट्टी में डाल देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता भी समाप्त हो जाती है, जो वायुमंडल में प्रवेश करके उसका प्रदूषण करते हैं। नगरीकरण तथा वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निलंबित कणकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन आदि प्रमुख प्रदूषणकारी गैसें हैं। ये गैसें मुख्यतः नगरों में चलने वाले वाहनों तथा उद्योगों से निकलती हैं। सभी को पता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत सी ऐसे प्रदूषणकारी गैसें हैं जो अपने से जो जिससे अपने को बचाव हो रहा है। ओजोन परत में भी ये एक जो हनन का कारण बनती जा रही हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा अत्यधिक परिवहन वाले क्षेत्रों में होती है। निलंबित कणकीय पदार्थ बहुत ही खतरनाक होता है, विश्व भर में इसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। अक्सर जाहिर सी बात है कि अगर कोई क्षेत्र प्रदूषण हो रहा है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी, और जगह मतलब डेली अगर नई एक बीमारी पैदा हो रही है तो उससे चिंता तो व्यक्त होती ही है ना। तो नेक्स्ट आ रहा है अपना कि अब ये इम्पोर्टेंट आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के सूत्रों के अनुसार दिल्ली में कुल पर्यावरण प्रदूषण का 64% भाग जो किनसे होता है, वाहनों द्वारा जो परिपथ पर चलते हैं, यानी जैसे गाड़ी मोटरों द्वारा होता है। ताप विद्युत केंद्र 17%, उद्योग द्वारा 12% तथा घरेलू कार्यक्रम 7% प्रदूषण करते हैं। यानी इनमें कुल मिला के है कि 64% तो नॉर्मल सी बात है वाहनों द्वारा होगा, क्योंकि अत्यधिक भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्र में है वहाँ वाहनों का आना जाना अत्यधिक होता है। 17% होता है उद्योगों द्वारा, 12% होता है घरेलू कार्यक्रमों द्वारा। वाहनों के अतिरिक्त नगरों में औद्योगिक इकाइयों तथा नगर के कूड़ा करकट से भी वायु का प्रदूषण होता है। नॉर्मल सी बात है, कूड़ा करकट से भी वायु प्रदूषण होता है।
इन सभी कारकों से संयुक्त प्रभाव से नगरों में वायु का प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। अब वायु प्रदूषण के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो क्या पड़ रहे हैं, है ना, तो वो अपन देखते हैं। वर्तमान आधुनिक युग में वायु प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। वायु प्रदूषण एक पूरे विश्व की समस्या बनता जा रहा है और यह प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता ही है। इसका प्रभाव स्थानिक, प्रादेशिक, विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। अभी अपन देखें, एक छोटे से क्षेत्र में भी वायु प्रदूषण का इफेक्ट होता है। फिर अपन थोड़े बड़े क्षेत्र में देखें, उसमें भी होता है। अपन ने फिर एक कंट्री के रूप में देखें, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अगर अपन इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। अब इसमें देखते हैं विश्वव्यापी प्रभाव कौन कौन से हैं। तापमान में वृद्धि तथा बर्फ के पिघलने में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो रही है तो ध्रुवों पे जमने वाली बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलकर समुद्री जो जल स्तर है उसको निरंतर उसमें वृद्धि कर रही है। और जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है कि जैसे अगर ध्रुवों पर गर्मी पड़ने लग गई तो वहाँ पर जो शीत ऋतु या अपन बोल सकते हैं शीत जलवायु थी वो धीरे धीरे नॉर्मली तौर पर अपन देखते हैं कि वो उष्ण जलवायु में परिवर्तित होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, पेड़ों की अत्यधिक कटाई हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले पेड़ हैं उनको तो अपन काटते जा रहे हैं। कणकीय प्रदूषकों में वृद्धि हो रही है, यानी जो कणों के रूप में प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें वृद्धि हो रही है। ओजोन स्तर का ह्रास या ओजोन छिद्र में वृद्धि हो रही है, जो अपने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करता है। जो परत अपनी रक्षा करती है जिससे अपनी जो त्वचा कैंसर से नॉर्मली तौर पर अभी सिर्फ एक ही हुआ है कि पराबैंगनी किरणों से विभिन्न प्रकार के जो त्वचा रोग होते हैं उनसे अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें भी छिद्र बढ़ता जा रहा है। अब वायु प्रदूषक के प्रभाव को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? मानव स्वास्थ्य, यानी मानव का जो स्वास्थ्य हेल्थ है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पशुओं पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है? पौधों पर, प्लांट्स निरंतर उनमें कमी होती जा रही है। वायुमंडल पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है और अन्य प्रभाव कौन कौन से हैं? तो ये अपन देख सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से हार्ट वेव्स बढ़ रही हैं या कम हो रही है। तो ये अपन देखते हैं आगे कौन सा है। तो मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं? वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जिस एरिया में फैक्ट्रीज हैं उस एरिया में जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें लोगों में सांस की बीमारियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैसीय प्रदूषक, अब जो गैसेज पोल्यूशन है उससे क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब हम हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी कर देती है। हीमोग्लोबिन से जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो रक्त की जो 3 प्रकार की संरचना होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से, तो जो प्लेटलेट्स की जो है उसमें कमी कर देती है और हीमोग्लोबिन की कमी से प्लेटलेट्स में कमी आती है और प्लेटलेट्स की कमी से अपने शरीर में जो ग्रहण क्षमता होती है या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो अपने शरीर की क्षमता है वो निरंतर गिरती जाती है। दूसरा आता है जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे भयंकर है। सबसे भयंकर कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गैस है। इस गैस के अधिक होने से मांसपेशियों में अस्थायी रूप से सिकुड़न और तनाव पैदा होता है। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से, है ना। फिर आ रहा है यह वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड धुएं के साथ मिलकर नाक में प्रवेश करके फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। ओजोन बहुत तेज गैस होती है जो सल्फर ऑक्साइड से कहीं अधिक तेजी से फेफड़ों तक पहुंचती है।
कौन सी सबसे जल्दी अपने फेफड़ों तक पहुंचती है? ओजोन गैस, है ना। थोड़ी सी ओजोन भी फेफड़ों में जमाव पैदा कर सकती है। अगर अपने फेफड़ों में एक हल्की सी ओजोन भी पहुंच गई तो अपने फेफड़ों में वो जमाव पैदा कर देती है, फेफड़ों में जम जाती है, क्योंकि अपने फेफड़ों की इतनी ताकत नहीं है कि वो ओजोन गैस को छानकर वापस बाहर भेज सके। फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड से फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे अधिक संकेंद्रण में हेमरेज होने की आशंका रहती है। ये एक प्रकार की बीमारी है। हाइड्रोकार्बन में फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां लग जाती है। धूम्रकोरे से दम घुटता है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। धूम्रकोरा क्या होता है? जैसे अपन बहुत बार देखते हैं कि शीत ऋतु में नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक धूम्रकोरा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है और धुएं के साथ वाष्प इकट्ठी होके एक सफ़ेद परत बना देती है, जिससे आर पार कुछ दिखाई नहीं देता और उससे घुटन होती है, अपने सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब आ रहे इम्पोर्टेंट, भोपाल त्रासदी गैस एक औद्योगिक दुर्घटना थी जिसे वर्षों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखानों में जहरीली गैस के रिसने से 2500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कब हुआ था ये भोपाल त्रासदी गैस? 3 दिसंबर 1984 को, है ना। विश्व के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना कौन सी हुई थी? भोपाल में। अब दूसरा है कणकीय प्रदूषण। मानव स्वास्थ्य पर कणकीय प्रदूषणों का प्रभाव उनके आकार पर निर्भर करता है। एक अध्ययन के अनुसार 5 माइक्रोन से बड़े कणों को नासिका रोक लेती है और वे फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकते। इससे कम आकार के कण आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। कितने? 5 माइक्रोन तक के। अब पशुओं पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? मनुष्य पर तो देख लिया, जैसे जो गैसीय प्रभाव थे वो देख लिया अपन ने मानव स्वास्थ्य पर, है ना। अब पशुओं पर इफेक्ट ऑफ एनिमल्स पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? वायु के लगातार प्रदूषण से चारा भी प्रदूषित हो जाता है और पशुओं के खाने योग्य नहीं रहता। धात्विक प्रदूषकों की संख्या, सीसा, है ना, और ये है मोलिब्डेनम, ये प्रमुख है। फ्लोराइड दूसरा महत्वपूर्ण प्रदूषक है। अत्यधिक देर तक फ्लोराइड के से प्रभावित चारा खाने से पशुओं के दांत और हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हड्डियां और दांत गलने लग जाते हैं। पौधों पर इफेक्ट ऑफ प्लांट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण से वृक्ष, फलों और सब्जियों, फूलों आदि पर बड़े पैमाने पर विनाश होता है इनका। और कृषि की दृष्टि से सबसे भयानक प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन मिश्र तथा धूम्रकोरा है, जो कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो पत्ते झड़ना शुरू कर देते हैं। याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने से पत्तों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्लोरीन तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी 3 गुना अधिक हानिकारक है। वायु में अमोनिया की मात्रा 40 ppm से अधिक होने पर टमाटर की फसल खराब हो जाती है। अमोनिया कितनी? 40 ppm से अधिक होने पर टमाटर की फसल खराब ही हो जाती है। अब वायुमंडल पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? जैव ईंधनों, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को अत्यधिक मात्रा में सोखता है और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करता है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने से जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। अपने को नॉर्मली से पता है कि जहाँ अगर जैसे ये कोई तालाब भरा है ना, इसमें पानी भरा है, ठीक है, जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक यहाँ पर ठंड रहेगी, लेकिन अगर इसमें पानी सूख जाता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ की जलवायु परिवर्तन हो गया। लेकिन ये होता किससे है? ये जो CO2 होती है वो अत्यधिक जो जलवाष्प है उसको अपने अंदर सोख लेती है और सोखने से वो जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है यानी जो नमी की मात्रा है, पानी की मात्रा है, उसको कम कर देती है और जलवायु यानी वाष्प जो ऊष्मा बढ़ जाती है यानी तापमान बढ़ जाता है। ये वायुमंडल का प्रभाव हो गया इसमें। फिर है अन्य प्रभाव। अब अन्य प्रभाव कौन कौन से आ रहे हैं?
वायु के प्रदूषण से भवनों तथा अन्य पदार्थों की क्षति होती है। पदार्थों की क्षति के लिए धुआं, रेत, धूल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। इनसे वायु की संरक्षण शक्ति बढ़ती है और भवनों तथा पदार्थों का क्षय होता है। वायु में नमी बढ़ने से इसका संरक्षण शक्ति बढ़ जाती है। यानी वायु में अगर नमी होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी संरक्षण शक्ति बढ़ जाती है। यानी अगर वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और नमी की मात्रा अधिक है तो वो अत्यधिक चीज़ों को खराब करती है। अब इसको नियंत्रित करने के उपाय क्या है ना, वायुमंडलीय प्रदूषण को जनसाधारण को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करके उसके प्रभाव को बताना, उसके प्रतिकूल प्रभाव को बताना और अपने को क्या करना चाहिए उसके बचाव के लिए वो लोगों को बताना, यानी उनको शिक्षित करना इस चीज़ के लिए। प्रदूषण संबंधी कानून बनाना, यानी जो कानून अगर कोई प्रदूषण कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। उचित ईंधन का प्रयोग करना, जिससे जो अत्यधिक हानिकारक गैसें हैं वो ना निकले, वो उस ईंधन का प्रयोग करना। धुएं का उचित विकास करना, कम से कम धुएं को उत्पन्न करना। प्रदूषण नियंत्रण एवं संयंत्रों की व्यवस्था करना, जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें ऐसे संयंत्रों को स्थापित करना। नेक्स्ट आ रहा है अपना उद्योगों की उचित स्थिति का पता लगाना कि कौन से क्षेत्र में उद्योग होने चाहिए। उद्योगों के पदार्थों का बहुमुखी प्रयोग करना, परिवहन व्यवस्था में सुधार करना और परमाणु विस्फोटों पर रोक करना। वृक्षारोपण अपने को करना है। इसके अलावा जो अपना ये टॉपिक है आज यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपना होगा आज वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, 0 यानी डी ग्रुप से लेकर अपना हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नए वीडियोज़ आप देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।